मीडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रताप अभिषेक। साथियों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं जसवंत जाटव जी, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत गांव के सरपंच से की और वर्तमान में वो विधायक रहते हुए और अभी वर्तमान में वो कैबिनेट मध्य प्रदेश शासन से कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो उनसे जानेंगे कि उनकी शुरुआती जीवन कैसा रहा, किन संघर्षों से होते हुए वो यहाँ पर पहुंचे। जैसा कि मैंने रिसर्च में पाया कि आपने शुरुआती जो जीवन आपका रहा वो गांव में ही रहा, प्राथमिक शिक्षा वहीं से की। जी बिल्कुल सही है आपकी बात। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, क्षेत्रवासियों को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि मेरा शुरुआती जीवन गांव का ही रहा है। मेरा जन्म मेरा गांव छितरी में हुआ और छितरी में मैं पला बड़ा हूँ। वहीं पर मैंने शुरुआती शिक्षा ग्रहण की है। कक्षा 8 तक मेरे यहाँ विद्यालय था। उसके बाद हाई स्कूल मैंने कहीं से किया है। उसके बाद इंटर और ग्रेजुएशन मैंने करेरा से किया। ये शुरुआत जो चुनाव से हुई वो जनपद सदस्य के रूप में। अच्छा, 99 में मुझे जनपद सदस्य का चुनाव लड़ने का मौका मिला। मैं हृदय से अपनी जनता का, अपने क्षेत्र की जनता का स्मरण करता हूँ और मुझे तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता ने अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया कि मुझे और मेरे परिवार को तमाम पदों से नवाजने का काम। थोड़ा सा आपके बचपन में चलते हैं, जिस समाज से आप आते हैं। हम देखते हैं कि काफी संघर्ष करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो आपने अपने बचपन में किन कठिनाइयों से आपने देखा या समाज में क्या स्थिति देखी, और जो आपके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट रहा वो सिंधिया जी का रहा, वो राजनीतिक जीवन में उसको आप टर्निंग पॉइंट मानेंगे। तो आप जो आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो कैसी थी? किसान परिवार से थे आप या पिताजी क्या करते थे? देखो, मूलतः गांव में ज्यादातर किसानी परिवार रहते हैं। किसान लोगों का ही गांव रहता है। गांव में किसान और मजदूर मिलकर जो लोग रहते हैं वो गांव को गांव होता है। और मेरे परिवार की पृष्ठभूमि में पूरा मेरा परिवार 100% किसान था। आज भी किसान है और किसानी का ही काम करते हैं। मेरे दादाजी किसान थे। मेरे पिताजी 4 भाई थे, चारों भाई किसान थे। कोई भी नौकरी में नहीं था, कोई भी व्यापार में नहीं था और आज भी नहीं है। और ऐसे चलते चलते मैं जब मैंने कक्षा 1 से पढ़ाना शुरू किया। लेकिन हाँ, मेरे पिताजी की और मेरे दादाजी की और मेरे परिवार की समाज में और गांव में बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। मेरे दादाजी बहुत ही सामाजिक प्राणी थे, पंच आदमी थे उस क्षेत्र के। और तमाम जो हमारे सामाजिक गांव में निर्णय हुआ करते थे, आसपास के गांव में जो सामाजिक निर्णय हुआ करते थे, मेरे दादाजी की अहम भूमिका रहा करती थी। और जब मेरी उम्र 7, 8, 9, 10 वर्ष की हुई तो मैं भी दादाजी को सुनता था, दादाजी के कार्यों को देखता था। क्योंकि मेरे पिताजी तो मूल रूप से किसान ही थे, उनको भी मैंने देखा कि उनकी अच्छी वैल्यू है। तो मेरा परिवार इस प्रकार था, किसान परिवार होने के साथ साथ भी लेकिन सामाजिक प्राणी थे। सामाजिक, हाँ। तो भाई साहब, आपने जैसे बोला कि जनपद सदस्य के तौर पर आप चुने गए सबसे पहले, कौन सी सन की बात है और उस टाइम क्या परिस्थितियां थी करेरा जनपद की? चूंकि मेरा गांव जो पड़ता है वो नरवर तहसील में पड़ता है, नरवर जनपद पंचायत पड़ता है। नरवर जनपद पंचायत की जो जिस क्षेत्र से मैं लड़ा वो SC के लिए आरक्षित थी। और चूंकि गांव वालों की विशेष मेरे मित्रों का और मेरे गुरुजनों का मुझे निर्देश हुआ कि यार इस बार आपको जनपद सदस्य का चुनाव लड़ना है, चूंकि तू पढ़ा लिखा है इसलिए जनपद सदस्य का चुनाव आपको लड़ाएंगे। मेरे गुरुजनों, गुरु ने और मेरे मित्रों ने, मेरा परिवार कभी राजनीतिक नहीं रहा, उन्होंने मेरे को चुनाव लड़ाया और उन्होंने बहुत मेहनत की। लोगों के, मैं तो उस समय उतने सारे लोगों को जानता भी नहीं, उनकी परिश्रम की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से मैं तो केवल क्षेत्र में गया, गांव में गया, लोगों से मिला, लोगों से निवेदन किया और मैंने कहा आप मुझे वोट दीजिए, मुझे निर्वाचित करिए, मैं आपके लिए बेहतर करूंगा। तो लोगों ने मुझे जिताने का काम किया। सिंधिया जी से आपकी पहली, आपको अगर मुलाकात का कुछ याद हो, पहली बार कहाँ मिले आप? सिंधिया जी से मुलाकात का समय भी मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय था।
चूंकि जब मैं दूसरा चुनाव में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और मैं जिला पंचायत का मैं चुनाव जीतने के बाद जब हमें जिले में जिला अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता तो जिला अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए जिला पंचायत के सदस्यों की आवश्यकता पड़ रही है। जब मैं निर्वाचित हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे जनपद जिला अध्यक्ष बनाना है। तो जिला अध्यक्ष बनाने के लिए तमाम खेमे तैयार थे। एक तरफ आपके वीरेंद्र रघुवंशी और राम सिंह यादव जी चाहते थे कि हमारा जो कैंडिडेट है वो चुनाव जीते। एक तरफ किचोर से जो विधायक हैं केवी सिंह वो तैयार थे कि उनका कैंडिडेट जीते। लेकिन मेरे संपर्क में वीरेंद्र रघुवंशी जी इत्यादि विजय शर्मा जी आए। उन्होंने कहा कि महाराज साहब के सिपाही हैं, हम महाराज के लिए काम करते हैं और महाराज साहब का नाम हो, महाराज साहब का झंडा जिला पंचायत के वहां पर लगना चाहिए। इसके लिए अपन महाराज के कैंडिडेट को अपन इसके लिए सपोर्ट करें, आपसे हम सपोर्ट चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ निश्चित करूंगा। महाराज जैसे व्यक्ति के लिए तो निश्चित है, उनके नाम के लिए तो जरूर सपोर्ट करना चाहिए और हमें महाराज जैसे शख्सियत से जुड़ने का मौका मिलेगा। तो मैं चूंकि मैंने पहले महल कभी देखा नहीं था, मैं पहली बार जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद जयविलास पैलेस में गया और जयविलास पैलेस में देखा गया तो मेरे ऊंचे ऊंचे दीवारें, बड़े बड़े द्वार, तमाम इस प्रकार की देख के मेरे को एक अद्भुत ही रौनक पहले कभी नहीं किया था, मैं कभी देखा भी नहीं था। उस समय मैं महल जयविलास पैलेस में गया तो मैंने और पहली बार मैंने टीवी पर और अखबारों में सिंधिया जी को देखा था। मैं कभी उनसे मिला नहीं। पहली बार ही मुझे जयविलास पैलेस में रानी महमूद सिंधिया जी से मिलने का मौका मिला तो मैं बड़ी सहजता से, मेरे को पता नहीं था और सिंधिया जी बड़ी सहजता से सरलता से मिले। उन्होंने हमारा हालचाल पूछा। हालचाल पूछने के बाद मैंने कहा कि जी महाराज मैं चूंकि ऐसी सीट से चुनाव जीत आया, मैं जाति का जाटक हूँ और चूंकि मुझसे बताया कि महाराज अध्यक्ष बनाने वाले हैं अपने कैंडिडेट को, तो मैं कि महाराज मैं तो आपको जानूं, आप किसको बना रहा है किसको नहीं बना रहा है और मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो महाराज आपको अपना वोट दे रहा हूँ और मुझे बदले में जो दुनिया की चीजें होती हैं महाराज मेरे को बदले में कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आपका आशीर्वाद मेरे को मिले और मैं तो आपकी सानिध्य में अपना जीवन आगे बढ़ाऊंगा। वो मेरा उस दिन व्यवस्था मेरी महाराज से मुलाकात हुई और उस दिन से लेकर आज दिनांक तक महाराज साहब का अभूतपूर्व आशीर्वाद मुझे बहुत इसने मेरे को करते हैं। 2018 के चुनाव में, क्योंकि उस चुनाव के समय टिकट को लेकर भी चर्चाएं थी। 2018 के टिकट की अगर कोई आपको ऐसी स्मरण हो कि आपका कैसे फाइनल हुआ या नाम पहले से ही चल रहा था, क्या कुछ रहा उस समय? मैं इसके और डीपली में गहराई में मैं जाना चाहूंगा। 2005 में मैं जिला पंचायत का सदस्य बनने के बाद चूंकि प्रदेश में और देश में विधानसभाओं के परिसीमन हुई, करेरा विधानसभा 2007 में एससी के लिए आरक्षित हुई। 2007 में चुनाव हुई, उसकी प्रक्रिया पूर्ण पहले हो चुकी थी। 2007 से मुझे भी लगा, मुझे भी मेरे सहयोगियों ने, मेरे मित्रों ने कहा कि क्यों नहीं हम जिला पंचायत के सदस्य हैं और जिला इससे भी बड़ा कोई लीडर वहाँ पे है नहीं। जिला पंचायत सदस्य के लगभग या जनपद सदस्य के कार्यकर्ता ही हैं, एससी के कार्यकर्ता उसमें बड़े लीडर वहाँ करेरा में नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा आपने टिकट क्यों नहीं मांगा, तो उस समय मैंने 2008 से टिकट मांगने का प्रयास किया। मुझे लगातार मैं कोशिश करता रहा, मेहनत करता रहा, श्रीमंत के नेतृत्व में करता रहा। 2008 में भी मैंने टिकट मांगा लेकिन मुझे अंतिमता नहीं मिल पाया। मेरे को लगा हुआ कि मेरी अंदर ही कोई कमी रही होगी तो मैं पुनः इसका प्रयास करूँ। फिर मैं इसके लिए प्रयास करता। 2013 में भी मैंने प्रयास किया लेकिन नहीं मिल पाया। लेकिन 2018 में महाराज साहब के आशीर्वाद से मुझे टिकट प्राप्त हुआ और महाराज के आशीर्वाद से मैं चुनाव क्षेत्र में गया और क्षेत्र की जनता ने महाराज के आशीर्वाद से मुझे विजयी बनाने लगा। 2018 के चुनाव के बाद अगर जो ऑपरेशन लोटस हुआ तो उस वो क्या परिस्थितियां थी श्रीमंत सिंधिया जी की तरफ से, या आपको क्या निर्देश हुए थे कि एकदम से पार्टी को बदलकर और भारतीय जनता पार्टी में आना, वो मतलब क्या ऐसी चीज रही आगे? देखिए वो कोई ऑपरेशन लोटस नहीं था जी। ये तो क्षेत्र की और प्रदेश की जनता की वेदना थी, क्षेत्र की जनता की आकांक्षा थी। पूरा प्रदेश और ग्वालियर चंबल संभाग चाहता था कि हमारा क्षेत्र में प्रगति हो, विकास हो। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उन्होंने जो कांग्रेस के जो घोषणा पत्र था उसमें जो वादे किए थे उन वादों पर खरा नहीं उतरे। बार बार
जनता के बीच में जाकर के हम अपने बारे में कुछ ज्यादा कह नहीं पा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि तमाम जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के जो तत्कालीन उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तमाम लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी योजना चलाई थी, उन योजनाओं को बंद कर दिया गया। उन योजनाओं को बंद करने से क्षेत्र में विकास और प्रगति का कार्य ठप हो गया। हमारे यहाँ संविदा कर्मियों के लिए भी वादे किए गए थे, बेरोजगारों के लिए भी मान भत्ता देने की बात की गई थी, किसानों के कर्जा माफ करने की बात की गई थी, तमाम कन्यादान योजनाओं का पैसा बढ़ाकर देने की बात की गई थी, विभिन्न भूमिगत संरचनाओं का विकास कराने की बात की गई थी। लेकिन जब सरकार में, कांग्रेस सरकार में आई कमलनाथ जी के नेतृत्व, तो वो सब केवल सिक्कुबा साबित हुआ और हम अपने यहाँ में जनता को ठीक ठाक से फेस नहीं कर पा रहे थे। तो वो तो बहुत अच्छा किया श्रीमान सिंधिया जी ने, उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग केवल नहीं, मध्य प्रदेश की जनता की प्रगति के लिए, विकास के लिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए फैसला लिए, बहुत ही अच्छा है। और मैं तो अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहा हूँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज हमको राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का मौका मिला, जो आज विश्व की सबसे बड़ा दल है। और विश्व के सबसे बड़ा दल में जब हम अपने आप को सदस्य पाते हैं, कार्यकर्ता पाते हैं, तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस तो कर ही सकते हैं। उपचुनाव जब हुआ तो उपचुनाव में आपने कुछ एनालिसिस किया हुआ बाद में उस परिणाम का, तो क्या रहा, क्या कमी रह गई थी आपके तरफ से, या फिर जनता में वो मैसेज नहीं जा पाया, क्या कुछ रहा आपने जो अपना अगर एनालिसिस किया हो? नहीं, मैंने उपचुनाव का पूरा एनालिसिस किया। ये बात सही है कि हम चुनाव में हमें पीछे रहना पड़ा, हम पराजय हुए। लेकिन मैं कहूं कि आम चुनाव जब हुए थे, आम चुनाव में मेरे को, जब मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था उस समय मेरे को 64,000 वोट मिले थे। लेकिन उपचुनाव में जब हम गए, उपचुनाव में मेरे को 67,000 वोट प्राप्त हुए। वहां पर चुनाव हारने का और हमें पीछे रहने का एक ही कारण था कि जो बहुजन समाज, जो तीसरा दल प्रदेश में जो हमारे विधानसभा में करता था, उसको 40 से 45,000 मत मिला करते थे। लेकिन उपचुनाव में आकर उसको केवल 2,000 मत मिले। पूरा बहुजन समाज का वोट उठकर कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। इस प्रकार से हम पीछे रह गए। बकाया का तो पिछले आम चुनाव की दृष्टि में तो मेरा वोट बढ़ा ही। आम चुनाव में वहां भाजपा को 49,000 वोट मिले थे, मेरे को उपचुनाव में वहां पर 67,000 वोट मिले। हम 17,000 18,000 वोट ज्यादा लेकर के आए। लेकिन दोनों दलों का एक हो जाना और वो हमारे लिए घातक सिद्ध हुआ। कहीं न कहीं हम उस वोट को भी तोड़ने में असफल हुए। लेकिन वो इतना कम समय हमको मिल पाया कि हम उसको भेजने में नाकाम रहे। 2023 में फिर से विधानसभा चुनाव है, आपके नाम की काफी चर्चा है, तो क्या तैयारियां हैं? करेरा की जनता के मन में क्या चल रहा है 2023 के चुनाव को लेकर? हालांकि आपके नाम की चर्चा जरूर है, लेकिन पार्टी की संगठनात्मक तौर पर एक डिसीजन मेकिंग की अलग बॉडी रहती है, तो क्या आपने महसूस किया, जनता क्या सोच रही है इस बार? देखिए, एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक अच्छे कार्यकर्ता के नाते, मेरा और हम जो कार्यकर्ता होंगे पार्टी के या जो जनप्रतिनिधि, उनकी सबका काम होता है कि पार्टी के सिद्धांत पर चलकर जनता की सेवा करना। अपने क्षेत्र में क्या अधोसंरचना के कार्य होना चाहिए, क्या शिक्षा के क्षेत्र में कार्य होना चाहिए, क्या सिंचाई के क्षेत्र में कार्य होना चाहिए, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम, माने विकास और प्रगति और गरीब कल्याण की योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। रही बात चुनाव की, चुनाव में पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा, जिसको भी आदेश करेगा, जिसको भी मैंडेट जारी करेगा, वो कार्यकर्ता हमारा चुनाव लड़ेगा। और चुनाव लड़ करके, हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि जिस भी कार्यकर्ता को पार्टी लड़ाएगी, करेरा विधानसभा में हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी हजारों मतों से विजयी होगी। बहुत बड़े अंतर से हम जीत हासिल करेंगे। चूंकि आपने करेरा की जनता का प्रतिनिधित्व भी किया है, तो आपके मन में ऐसी क्या आकांक्षा रहती है, करेरा में क्या क्या होना चाहिए जो आपको लगता है कि जन सामान्य के लिए उससे सुविधा हो? देखिए, करेरा एक नाम है। करेरा में मेरे में 4 बड़े कस्बे हैं। करेरा है, दिनारा है, नरवर है और मगरौनी है। इनमें 3 नगर पंचायत हैं
मेरे पास एक बहुत बड़ा गांव सिरसौद है, एक बहुत बड़ा गांव ब्याला भी है, एक बहुत बड़ा गांव आपका सिलानगर भी है, एक आमोल भी है, करई भी है, इत्यादि बड़े बड़े सेंटर है। मतलब 198 विलेज है, 4 बड़े कस्बे हैं। तो करेरा का विकास तो जब पूर्ण विकास जब होंगे तो गांव और शहर के मिला के हम सभी में विकास करें। वैसे करेरा में मैंने बहुत तमाम काम वहां पर स्वीकृत कराए। वहां पर मैंने स्टॉप डैम स्वीकृत कराने का काम किया। वहां पर हमने नवीन बस स्टैंड स्वीकृत कराने का काम, नवीन सब्जी मंडी बनाने का काम किया। वहां पर नवीन 2 पार्क बनाने का काम किए। वहां पर नवीन रोड बनाने का करेरा में काम किया। मैंने वहां पर अभी करीब करीब 60 करोड़ रुपए का एक सर्कुलर रोड करेरा के लिए वहां अभी सैंक्शन करा दिया है। उसकी राशि भी आवंटित हो गई और अभी कुछ ही समय बाद शायद उसके हमारे टेंडर होने वाले हैं। मैंने दिनारा में अभी स्नातक महाविद्यालय बनवाने का काम किया। अभी दिनारा में आपको अनाज किसानों के लिए सुविधा के लिए वहां पर अनाज मंडी प्रस्तावित अनाज मंडी भी स्वीकृत होने वाली है। अभी दिनारा शायद मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 महीने के अंदर दिनारा नगर पंचायत का गठन भी हो जाएगा। ऐसे तमाम काम ब्याला क्षेत्र में हमारा जो शौचालय अभ्यारण्य था, तमाम हमारे केंद्रीय नेतृत्व श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री और पूर्व विधायक रणवीर सिंह रावत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी हमने बहुत बड़ा जो हमारे शौचालय अभ्यारण्य का जो मामला था उसको अभ्यारण्य मुक्त करके उसको एक मसले को, बहुत बड़े मसले को खत्म किया है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का और हमारे नेतृत्व का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमने तमाम नहरों के लिए अभी मैंने एक हमारे दोआब नहर है उसके लिए 13 करोड़ रुपए मंजूर करा के उसको दुरुस्त कराने का काम किया है। ऐसे तमाम काम है जो हमें अभी तक कराए हैं और ऐसे कई काम हैं जो ऐसी इच्छा रहती है कि और बेहतर काम हमारे क्षेत्र में हो। हमारे यहाँ अभी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए तमाम जगह आवंटित की है। आने वाले समय में वो औद्योगिक क्षेत्र भी वो हमारा काम करना शुरू कर देगा, जिससे हमारे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिल पाएगा, हमारे मजदूरों को रोजगार मिल पाएगा। तो क्षेत्र में हम अधोसंरचना के साथ साथ सामाजिक विकास भी हमारे क्षेत्र का तमाम इच्छा मेरी रहती है। भाई साहब, आपने अपना कीमती समय यूथ मीडिया को दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद तो मैं आपका करना चाहता हूँ, आपका और यूथ मीडिया का। आपको चैनल लेकर के यहाँ पर आया और आपने मुझे जनता से रूबरू कराने का काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूथ मीडिया के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे यूथ मीडिया। नमस्कार।